हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट पे। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय इतिहास का कल जो चैप्टर लाया था उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। कल का चैप्टर था मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। उसका मैं कल 1 से लेकर 39 तक सॉल्यूशन करवाया था। आज मैं 35 से लेकर आज मैं क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 71 तक का सलूशन करवाने वाला हूँ। उसको ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन कि सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में संवत्सर और दूसरा में किस समय में गणना। पहली बार ऑप्शन ए में है विक्रम संवत्सर विक्रम संवत पढ़ेंगे या शक संवत है, गुप्त संवत है, कली संवत। तो संवत्सर, तो विक्रम संवत्सर कब आया था? वो आया था 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब आया था? वो आया था 58 ईसा पूर्व। एक का 4। शक संवत कब आया था? तो 78 ईसा पूर्व। बी का 3। गुप्त संवत कब आया था? 320 ईस्वी। डी कली संवत कब आया था? तो 310 नहीं, 102 ईसा पूर्व होना चाहिए। 3102 ईसा पूर्व गलत है, 102 ईसा पूर्व होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 35 के 4। देख लीजिएगा, कली संवत विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व, पर काली संवत 102 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो कौन था राज्य? 36 वो था सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था सातवाहन था। जिस देखिएगा 37वां, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? वो बनाया गया कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। 38वां देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? वो राज किया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव। और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देखिएगा 39वां क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था? 39। तो पेन चाओ था जो चीनी जनरल था जो कनिष्क को हरा दिया था। पेन चाओ चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था। आइएगा नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है कि उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का को जारी किया था। कौन शासक जारी किया था? कौन सा जारी किया था? वो कुषाण शासक। ऑप्शन बी, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का को कुषाण शासकों ने जारी किया था। 41वां एक कथन और कारण और शासन एवं रीजन। और शासन कारक कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। कुषाण था जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। ये बात सही है, असर्शन सही है, सही थे, असर्शन सही है कि वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण थे जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। दूसरा कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। तो उनके सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइएगा 42वां क्वेश्चन कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण से कौन सी शैली बोलते हैं? तो गंधार शैली। 42 को हो जाएगा सी, गंधार शैली।
43वां देखिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो महायान संप्रदाय का वह अनुयायी था। 43 का हो जाएगा सी। 44वां देखिए, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यही कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। 45 वो थे पुष्यमित्र शुंग। वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किस पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा 46वां क्वेश्चन, सर्वाधिक भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। वो कौन सा राजा था। वो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा सर्वाधिक भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। वो आया था गोंदोफिनियर्स। 47 का सी हो जाएगा, गोंदोफिनियर्स के शासनकाल में। किस राजा शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत था। तो गोंदोफिनियर्स के शासनकाल में। गोंदोफिनियर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा 48वां क्वेश्चन, कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया। वो क्या, कटफिसस सेकंड। ये नहीं कटफिसस फर्स्ट मांग दीजिएगा, गलत है। किस कुषाण शासक सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया। तो कटफिसस सेकंड। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन देखिएगा, कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। 49 डी, शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। 50वां देखिएगा, त्रातार जिसे मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। त्रातार जिसे मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। 50 का हो जाएगा ए, शक वंश के शासकों ने त्रातार ने मुक्तिदाता की उपाधि का धारण किया। त्रातार। 91वां क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत प्राकरण के संबंध में कौन सा सही कलन कर्म है। प्राचीन काल के भारत प्राकरण के संबंध में कौन सा सही कलन कर्म है। 51 वो है पहला यूनानी का आए थे, फिर शक, तीसरा कुषाण। पहला यूनानी, दूसरा शक, तीसरा कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। नेक्स्ट आएगा 52 क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन देखिएगा, कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसको द्वारा। 52 का ये ग्रीको द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था। ग्रीको द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लाया गया। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। वो कौन सा राज था। 53 का एक बैक्टीरिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था। तो वो था बैक्टीरिया था। नेक्स्ट देखिएगा 54वां क्वेश्चन, 4 धातुएं सोना, तांबा, चांदी, शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था।
चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? उसे करसापन करसापन कहा जाता था। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, शीशे में बनने वाले सिक्कों को कसारपन कसारपन कहा जाता था। 55 देखिएगा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? 55 का बी, तमिल एवं चेरों का। तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन नंबर बी। 45 का बी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों का। तमिल एवं चेरों का सर्वप्रथम रोम के साथ रोम के लोगों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 56वां क्वेश्चन है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन स्थित है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन स्थित है? तो पहला वार बैरिकम था, उसमें वार बैरिकम था मौर्योत्तरकालीन समय में बंदरगाह। दूसरा था बेरीगाजा, जैसे भड़ौच, ये भी था, बेरीगाजा भड़ौच था भी। तीसरा था अरिका मेडू, ये भी था, अरिका मेडू था। वह कोची उसमें नहीं था, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में शामिल नहीं था कोची। वार वैरिकम था, वेरीगाजा जिसे भड़ौच बोलते हैं, अरिका मेडू ये था, और कोची नहीं था। 57वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी में पेडेकू नाम से संबोधित किया गया? निम्नलिखित में किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी में पुडेकू नाम से संबोधित किया गया? संबोधित किया गया ये अरिका मेडू को। अरिका मेडू बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी में पोडेके नाम से संबोधित किया गया। पोडुके नाम से संबोधित किया गया। पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया अरिका मेडू को। नेक्स्ट देखिएगा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? वो कौन किया? तो डिमेट्रियस मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था। मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया था? डिमेट्रियस। 59वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? 59 का डी, कनिष्क थे जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गए। 60वां क्वेश्चन देखिएगा, कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? वो था चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। 61वां क्वेश्चन देखिएगा। 61वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में कौन था जो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वो कौन थे? तो वे थे अश्वघोष। 61 के बी, अश्वघोष थे जो कनिष्क बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे। 62वां देखिए, सूची 1 सूची 2। एक इंडो ग्रीक हिंद यवन को कहा जाता था। इंडो ग्रीक हिंद यवन। शक सीथियन को बोला था। पथर्व पहलव को बोला था। 62 का 1 हो जाएगा। इंडो ग्रीक हिंद यवन, शक, सीथियन, पथर्व, पहलव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट आएगा 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन है, सूची 1 में राज है, सूची 2 में राजधानी है। पहला ये सूची 1 में सुंग, चेदी, सातवाहन, कुषाण। सुंग वंश की राजधानी कहाँ है? 63 का विदिशा। सुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो विदिशा है। चेदी वंश की राजधानी कहाँ है? तो कलिंग है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान या पैठन है।
कुषाण बैंक की राजधानी कहाँ था? फिरोजपुर या पेशावर है। ऑप्शन नंबर 1। फिर से मिला लीजिएगा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा है। चेदी वंश की राजधानी कलिंग है। चेदी वंश की राजधानी कहाँ था? कलिंग है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान है या पैठन। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ? फिरोजपुर या पेशावर। ऑप्शन नंबर 1। 64वां क्वेश्चन देखिएगा कि रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर ने सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर मैंने सीजर की उपाधि ग्रहण किया? वो कौन सा वंश था? वो था कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी। रोमन साम्राज्य के अनुसार कुषाण वंश के शासकों ने कैसर मैंने सीजर की उपाधि ग्रहण की। 65वां देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो वह भरहुत का स्तूप, ये सही है। भरहुत का स्तूप शुंग काल में बना था। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग या तोरण द्वार, ये भी। अभाजा स्तूप, ये भी उपयुक्त सभी। निश्चित हो जाएगा। 65 का डी आंसर हो जाएगा। किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत का स्तूप हुआ। तो सांची की वेदिका मैंने रेलिंग और तोरण द्वार, ये भी हुआ। तीसरा भाजा स्तूप, ये भी तीनों हुआ शुंग काल के दौरान। नेक्स्ट देखिए 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश थे हाल के समकालीन गुणाढ़ थे, तो किस प्रकृत ग्रंथ की रचना किया था? वो कहता है विरह कथा, वृहत कथा का वे रचना किए थे। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ थे जो वृह कथा प्रकृत ग्रंथ की रचना किए थे। 67वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिएगा, सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। सातवाहन शासक थे जो बौद्ध पर अत्याचार करते थे, ये बात गलत है। दूसरा देखिए, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को संरक्षण देते थे। पुष्यमित्र शुंग थे जो बौद्ध को संरक्षण देते, ये भी गलत है। तीसरे बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी। पहला के सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत है। सातवाहन शासक बौद्ध का संरक्षण करते थे, अत्याचार नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को संरक्षण करते थे, गलत। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध का संरक्षण नहीं करते थे, बौद्धों का। तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया, ये बात सही है। 68वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन अभिलेख है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। 69वां देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया? वो चलाया था कुषाण शासकों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया। 70वां क्वेश्चन देखिए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो वह है चेदी वंश के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 71वां आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। यदि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता, गलत है। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे, ये बात सही है। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार, ये भी सही है। तो 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर अवश्य करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।